अध्याय 5। डर का कारण आसक्ति, डर का उपचार अनासक्ति। हालांकि हम अपने डर के साथ अंतरंगता विकसित कर रहे हैं, लेकिन हम इसे खुद से अलग देखना चाहते हैं। जब हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर खुद का भावना के साथ एकाकार कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं नाराज हूं, मैं दुखी हूं, मैं डरा हुआ हूं। जब हम अपने डर के आमने सामने से बात करते हैं तो हम इसके अस्तित्व को स्वयं से पृथक कर देते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि डर हम नहीं हैं, हम तो बस इसका अनुभव कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा संचारित करता है तो आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वो नकारात्मक ऊर्जा आप हैं। यही हमारी भावनाओं के साथ होता है। वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे हम नहीं हैं। इसीलिए मैं नाराज हूं जैसे वाक्य बोलना छोड़कर बेहतर होगा इसे बदलकर यह कहें, मैं नाराज महसूस करता हूं, मैं दुख महसूस करता हूं, मैं डर महसूस करता हूं। परिवर्तन बहुत छोटा है, लेकिन यह गहरा है, क्योंकि यह हमारी भावनाओं को उनकी सही जगह पर रख देता है। यह दृष्टिकोण रखने से हमारी शुरुआती प्रक्रियाएं शांत हो जाती हैं और हमें किसी तरह की आलोचना किए बिना अपने डर और इसके आसपास की स्थिति की जांच करने की जगह मिल जाती है। जब हम अपने डरों के स्रोत तक पहुंच जाते हैं तो हम में से ज्यादातर पाते हैं कि वे आसक्ति या लगाव से करीबी रूप से जुड़े हैं। चीजों के स्वामी बनने और नियंत्रित करने की हमारी आवश्यकता। हम अपने बारे में दूसरों के विचारों को कसकर जकड़े रहते हैं, भौतिक संपत्तियों को जकड़े रहते हैं और उस जीवन के स्तर को भी जो हमारे हिसाब से हमें परिभाषित करता है। हम उन संबंधों को भी जकड़े रहते हैं जिन्हें हम एक खास तरह का चाहते हैं, जबकि वे स्पष्ट रूप से दूसरी तरह के होते हैं। यह बंदर मन की सोच है। सन्यासी वाला मन अनासक्ति या अलगाव का अभ्यास करता है। हम यह अभ्यास करते हैं कि हर चीज हमारे घर से लेकर हमारे परिवार तक हमें कर्ज पर मिली है। अस्थायी चीजों को जकड़े रहने या उनसे चिपके रहने से उन्हें हमें नियंत्रण करने की शक्ति मिल जाती है। इस वजह से वे दर्द और डर का स्रोत या कारण बन जाती हैं। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे जीवन में हर चीज अस्थायी है, तो हम अपनी खुशकिस्मती पर कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं कि वे कुछ समय के लिए हमें उधार मिल गईं। सबसे दौलतमंद और शक्तिशाली लोगों के पास जो सबसे स्थायी संपत्तियां होती हैं, वे भी दरअसल उनकी नहीं होती। ये बाकी लोगों के बारे में भी उतना ही सच है, और हम में से कई दरअसल ज्यादातर लोगों के मामले में यह क्षण भंगुरता भारी डर के कारण होती है। लेकिन जैसा मैंने आश्रम में सीखा, हम डर को स्वतंत्रता के गगनचुंबी एहसास में बदल सकते हैं। हमारे गुरुओं ने हमें उपयोगी और हानिकारक डरों के बीच फर्क बताया। उन्होंने हमें बताया कि उपयोगी डर हमें किसी ऐसी स्थिति की चेतावनी देता है जिसे हम बदल सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको बताता है कि आपके खराब खान पान की वजह से आपकी सेहत खराब है और आपको अपंगता या रोग का डर सताने लगता है, तो यह एक उपयोगी डर है, क्योंकि आप अपना खान पान या आहार बदल सकते हैं। जब इसके फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है तो आप अपने डर को खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारे माता पिता मर जाएंगे, यह डर एक हानिकारक डर है, क्योंकि हम इस मामले की सच्चाई को नहीं बदल सकते। हम हानिकारक डरों को उपयोगी डरों में बदल सकते हैं, बशर्ते हम उस पर केंद्रित हो जाएं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने माता पिता को मरने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इस डर का इस्तेमाल करके उनके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर सकते हैं। शांतिदेव के शब्दों में, सभी बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन अगर मैं बस अपने मन को नियंत्रित कर लेता हूं, तो दूसरी चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत ही क्या है। अनासक्ति और अलगाव का मतलब यह है कि आप दूर से अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं अपने सन्यासी मस्तिष्क के साथ और स्पष्ट दृष्टिकोण से निर्णय लेते हैं। अनासक्ति या अलगाव के बारे में एक आम मिथ्या धारणा या गलतफहमी है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। लोग अक्सर अनासक्ति को उदासीनता का पर्यायवाची मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम चीजों, लोगों और अनुभवों को अस्थायी मान लेते हैं या उन्हें दूर से देखते हैं, तो इससे हम जीवन का ज्यादा आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन यह सच नहीं है। कल्पना करें कि आप एक लग्जरी रेंटल कार चला रहे हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि आप इसके मालिक हैं? जाहिर है नहीं।
आप जानते हैं कि ये आपके पास सिर्फ एक सप्ताह के लिए है और कई मायनों में इस वजह से आप इस दुर्लभ अवधि का ज्यादा आनंद लेते हैं। आप कृतज्ञ होते हैं कि आपको ये कार पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर चलाने का अवसर मिला, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा नहीं कर पाएंगे। कल्पना करें कि आप सबसे सुंदर एयरबीएनबी में ठहरे हुए हैं। यहाँ गर्म टब, शेफ्स किचन, समुद्र का नजारा है, सब कुछ बहुत सुंदर और रोमांचक है। आप इस दहशत में हर पल नहीं गुजारते हैं कि आपको एक सप्ताह बाद वहां से जाना है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे सारे वरदान लग्जरी रेंटल कार या सुंदर एयरबीएनबी जैसे हैं, तो हमारे मन से उन्हें खोने का निरंतर डर निकल जाता है और हम उसका आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। हम सभी ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो छुट्टियां मनाने आए हैं और होटल पृथ्वी में ठहरे हैं। अनासक्ति डर को न्यूनतम करने का परम अभ्यास है। जब मैंने अपने माता पिता को निराश करने संबंधी अपनी चिंता को पहचान लिया, तो फिर मैं इससे अलग होने में सक्षम हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी थी। मेरे माता पिता गुस्सा होंगे या नहीं, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं तो अपने खुद के मूल्यों के आधार पर ही निर्णय ले सकता हूं। इसे आजमाएं। अपनी आसक्तियों की ऑडिट करें। खुद से पूछें कि मैं क्या खोने से डरता हूं। बाहरी चीजों से शुरू करें। आपकी कार, आपका मकान, आपकी सुंदरता, जो भी चीजें आपके दिमाग में आए, हर चीज लिख लें। अब अंदरूनी चीजों के बारे में सोचें। आपकी प्रतिष्ठा, आपका ओहदा, संबंधता का एहसास, इन्हें भी लिख लें। इस बात की संभावना है कि ये दो सूचियां आपके जीवन में दर्द की सबसे बड़ी स्रोत होंगी। इन चीजों के छिनने का डर। अब उन चीजों के साथ अपने मानसिक संबंध को बदलने के बारे में सोचें, ताकि आप उनके प्रति कम आसक्त हो जाएं। याद रहे कि आप अनासक्ति के साथ भी अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने घर, अपने पैसे को पूरी तरह से प्रेम कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात तो बस ये समझना और स्वीकार करना है कि सारी चीजें अस्थायी हैं और हम दरअसल किसी चीज के स्वामी नहीं बन सकते या नियंत्रित नहीं कर सकते। ताकि हम इन चीजों की पूरी तरह से कद्र करें और वे डर और कष्ट का स्रोत बनने के बजाय हमारे जीवन को समृद्ध बनाएं। ये स्वीकार करने से बेहतर तरीका क्या है कि बच्चे अंततः अपना खुद का जीवन बनाने के लिए दूर चले जाएंगे और आपको सप्ताह में एक बार फोन करेंगे, वो भी तब जब आप खुशकिस्मत हों। ये एक आजीवन अभ्यास है, लेकिन जब आप इस तथ्य को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेते हैं कि आप सचमुच किसी चीज के स्वामी नहीं हैं या उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आप लोगों, चीजों और अनुभवों का सचमुच आनंद ले रहे हैं और उन्हें महत्व दे रहे हैं। इसके अलावा आप इस बारे में ज्यादा विचारशील भी बनेंगे कि आप किन्हें अपने जीवन में शामिल करने का चयन करते हैं। अल्पकालीन डरों का प्रबंधन करना। जब आप अपने डर से खुद को अलग कर लेते हैं, तो आपको उनसे निपटने में मदद मिलती है। बरसों पहले मेरे एक मित्र की नौकरी चली गई। नौकरी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं और हम सभी को पैसे कमाना अच्छा लगता है। तुरंत मेरा मित्र दहशत में आ गया। हमें पैसा कहां से मिलेगा? मुझे फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे अपने बिलों के भुगतान के लिए 2-3 काम करने होंगे। न सिर्फ उसने अपने भविष्य के बारे में स्याह भविष्यवाणियां की, बल्कि वो अतीत पर भी सवाल करने लगा। मुझे अपनी नौकरी अच्छी तरह से करनी चाहिए थी। मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी और ज्यादा लंबे घंटे काम करना चाहिए था। जब आप दहशत में आते हैं तो आप ऐसे परिणामों की कल्पना करने लगते हैं जो अब तक नहीं मिले हैं। डर हमें एक डरावना कथा लेखक बना देता है। हम एक कल्पना, एक विचार, एक डर से शुरू करते हैं कि क्या होगा अगर, फिर हम दिशा भटक जाते हैं और भविष्य में संभव स्थितियों को खोजने लगते हैं। जब हम भावी परिणामों की कल्पना करने लगते हैं तो डर हमें पीछे रोककर रखता है और हमें हमारी कल्पनाओं में कैद कर देता है। रोमन स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हमारे डर हमारे खतरों से बहुत ज्यादा होते हैं और हम अपनी कल्पना में जितने कष्ट झेलते हैं उतने वास्तव में नहीं झेलते। अगर हम तुरंत खुद को अनासक्त करके पृथक कर लें तो हम तीव्र तनाव का भी प्रबंधन कर सकते हैं। एक किसान के बारे में पुरानी ताओ कहानी है, जिसका घोड़ा भाग गया था। उसका भाई उससे कहता है कि कितना बुरा हुआ। किसान कंधे उचकाकर कहता है कि
अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जाने। एक सप्ताह बाद भागा हुआ घोड़ा लौटकर आ जाता है और अपने साथ एक सुंदर घोड़ी ले आता है। उसका भाई ईर्ष्या करते हुए उससे कहता है, कितना अच्छा हुआ। एक बार फिर किसान अविचलित रहता है और कहता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जाने। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा जंगल से आई घोड़ी पर सवारी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गिरा देती है और जमीन पर गिरने से बेटे का पैर टूट जाता है। उसका भाई थोड़ी संतुष्टि के साथ कहता है, ये तो बुरा हुआ। किसान जवाब देता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जाने। अगले दिन अधिकारियों का एक समूह गांव में आता है और गांव के सभी युवकों को सेना में भर्ती कर लेता है, लेकिन वे किसान के बेटे को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है। उसका भाई किसान से कहता है, निश्चित रूप से यह सबसे अच्छी खबर है। किसान फिर कहता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जाने। इस कहानी में किसान क्या होगा अगर में नहीं खोया है, बल्कि क्या है पर केंद्रित रहा। मेरे सन्यासी प्रशिक्षण के दौरान हमें यही सिखाया गया था, पल की आलोचना मत करो। मैंने यही सलाह एक व्यक्ति को दी जिसकी नौकरी चली गई थी। पल की आलोचना करने के बजाय उसे अपनी स्थिति और इसके परिणामों को स्वीकार करने की जरूरत थी। उसे उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी जिसे वो नियंत्रित कर सकता था। मैंने जब उसके साथ काम किया तो सबसे पहले तो हर चीज को धीमा किया और फिर उसकी स्थिति के तथ्यों को स्वीकार किया। उसकी नौकरी चली गई थी, बात खत्म। अब उसके पास विकल्प यह था कि वो दहशत में आ सकता था और निष्क्रिय रह सकता था, या फिर वो डर को साधन बनाकर इस अवसर का लाभ ले सकता था। वो डर के माध्यम से यह पता लगा सकता था कि उसके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता था और कौन से नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। जब मैंने उससे पूछा कि उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लग रहा था, तो वो बोला कि वो अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाएगा। मैंने नरमी से उसे ज्यादा विशिष्ट और स्पष्ट बनने का आग्रह किया। उसने कहा कि वो पैसों के बारे में चिंतित था। तब मैंने उसे चुनौती दी कि वो अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में दूसरे तरीके से सोचे। आखिरकार उसकी पत्नी काम करती थी, इसलिए थोड़ा पैसा तो आ ही रहा था। वे फुटपाथ पर नहीं पहुंचने वाले थे। समय, उसने कहा, अब मेरे पास समय है जिसे मैं अपने बच्चों के साथ बिता सकता हूं। मैं उन्हें स्कूल छोड़ने और लेने जा सकता हूं। मैं होमवर्क करने में उनकी मदद कर सकता हूं और जब वे स्कूल में रहेंगे उस दौरान मेरे पास नई नौकरी तलाश करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा, जो पिछली नौकरी से बेहतर हो। चूंकि वो धीमा हुआ, उसने अपने डर को स्वीकार किया और स्पष्टता से समझ लिया कि उसका सच्चा डर क्या था। इसलिए वो अपनी दहशत को खत्म करने और यह देखने में सक्षम हुआ कि डर दरअसल उसे एक अवसर की चेतावनी दे रहा था। समय दौलत का एक रूप है। उसे एहसास हुआ कि हालांकि उसकी नौकरी चली गई थी, लेकिन उसे कोई दूसरी बहुत मूल्यवान चीज मिल गई थी। उसे जो खाली समय मिला था उसका इस्तेमाल करके न सिर्फ वो अपने बच्चों के जीवन में ज्यादा मौजूद रहा, बल्कि अंततः उसे एक नई बेहतर नौकरी भी मिल गई। स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की वजह से उसने अपनी ऊर्जा नकारात्मक रूप में बर्बाद नहीं की, बल्कि वो इसका सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित हुआ। इसके बावजूद पल की आलोचना न करना और अवसर के प्रति खुले रहना मुश्किल होता है। जब अज्ञात भविष्य आपके शरीर और मस्तिष्क में बवंडर की तरह घूमता रहता है, कई बार हमारी दहशत या किम कर्तव्य विमूढ़ होने की प्रतिक्रियाएं हमसे आगे निकल जाती हैं, जिस वजह से आलोचना को शिथिल करना मुश्किल हो जाता है। आइए दहशत और डर को बेहतर बनाने के लिए कुछ रणनीतियों पर बात करते हैं। डर को शॉर्ट सर्किट करें। सौभाग्य से दहशत की प्रतिक्रिया को शॉर्ट सर्किट करने का आसान और शक्तिशाली साधन हमेशा हमारे पास होता है, हमारी सांस। मैं जब व्याख्यान देता हूं तब मैं मंच के पीछे खड़े होकर अपना परिचय सुनता हूं और महसूस करता हूं कि मेरा दिल ज्यादा तेजी से धड़क रहा है और मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। मैंने उन लोगों को कोचिंग दी है जो खचाखच भरे स्टेडियम के सामने प्रस्तुति देते हैं। मैंने उन लोगों को भी कोचिंग दी है जो रोजमर्रा की मीटिंगों में प्रस्तुति देते हैं।
ये लोग भी हमारी तरह अपने ज्यादातर डर को शरीर में महसूस करते हैं, चाहे यह प्रदर्शन का तनाव हो या सामाजिक डर हो, जैसे नौकरी के इंटरव्यू से पहले या पार्टी में जाने से पहले। दरअसल हमारा डर शरीर में प्रकट होता है और ये शारीरिक संकेत हमें चेतावनी देते हैं कि डर हावी होने वाला है। दहशत और फ्रीजिंग हमारे शरीर और हमारे दिमाग के बीच के पृथक्कीकरण है। या तो हमारा शरीर हाई अलर्ट पर चला जाता है और हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से आगे दौड़ने लगता है, या फिर हमारा दिमाग दौड़ लगाने लगता है और हमारा शरीर बंद होना शुरू हो जाता है। सन्यासी के रूप में मैंने अपने शरीर और मन को दोबारा सामंजस्य में लाने के लिए एक आसान प्राणायाम यानी सांस का अभ्यास सीखा, ताकि डर मुझे रोके इससे पहले मैं डर को रोक दूं। जब भी मैं किसी बड़े समूह के सामने व्याख्यान देने वाला होता हूं, किसी तनावपूर्ण मीटिंग में जाने वाला होता हूं या अपरिचित लोगों से भरे कमरे में जाने वाला होता हूं, तो मैं हर बार इसका इस्तेमाल करता हूं। इसे आजमाएं, दहशत में ना आए, शरीर और मस्तिष्क को दोबारा सामंजस्य में लाने के लिए अपनी सांस का इस्तेमाल करें। खुद को शांत और तनाव रहित करने के लिए सांस लें, ध्यान करें। 4 की गिनती तक धीरे धीरे सांस लें। 4 की गिनती तक सांस रोकें। 4 या ज्यादा गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। तब तक दोहराएं जब तक आपके हृदय की गति धीमी महसूस ना हो। यह दरअसल इतना ही आसान है। देखिए, गहरी सांस लेने से हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा प्रेरित हो जाता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। यह शरीर को तनाव रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। नियंत्रित सांस लेने का यह आसान काम किसी स्विच को चालू करने जैसा होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक यानी कि लड़ो भागो जमो अवस्था से पैरासिंपैथेटिक यानी आराम और पाचन अवस्था की ओर ले जाता है, जिससे हमारे मस्तिष्क और शरीर दोबारा सामंजस्य में आने लगते हैं। पूरी कहानी देखें। सांस तुरंत उपयोगी है, लेकिन कुछ डरों को सिर्फ सांस के नियंत्रण से दूर करना मुश्किल होता है। जब हम अस्थिरता की अवधि से गुजरते हैं तो हमें डर लगता है कि आगे जाने क्या होने वाला है। जब हम जानते हैं कि हमारा टेस्ट या नौकरी का इंटरव्यू है तो हमें परिणाम से डर लगता है। उस पल हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, लेकिन जब वो तनाव भरा दौर गुजर जाता है तो हम अनुभव से सीखने के लिए कभी पलटकर नहीं देखते हैं। जीवन असंबद्ध घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये तो ऐसी कहानी है जो अतीत और भविष्य में फैली हुई है। हम नैसर्गिक कहानीकार हैं और हम इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल अपने नुकसान के लिए कर सकते हैं। यानी हम संभावित भावी घटनाओं के बारे में डरावनी कहानियां सुना सकते हैं। इससे बेहतर यह है कि हम अपने जीवन को अलग अलग टुकड़ों के बजाय एक अकेली, लंबी, अनवरत कहानी के रूप में देखें। जब आपको नौकरी के लिए रखा जाए तो उन सभी खोई हुई नौकरियों और असफल इंटरव्यूज के बारे में पल भर विचार करें जो आपको इस विजय तक ले आए। आप उन्हें रास्ते की आवश्यक चुनौतियों के रूप में देख सकते हैं। जब हम अपने जीवन के अनुभवों और अवधियों को अलग अलग खंडों में रखना छोड़ देते हैं और इसके बजाय उन्हें एक ज्यादा बड़ी कहानी के दृश्यों और अंकों की तरह देखने लगते हैं, तो हमें सही दृष्टिकोण मिल जाता है जो डर से निपटने में हमारी मदद करता है। इसे आजमाएं, पल का विस्तार करें। किसी बेहतरीन चीज के बारे में सोचें जो आपके साथ हुई हो। शायद ये बच्चे का जन्म था या आपको मनचाही नौकरी मिल गई थी। आइए पल भर के लिए उस खुशी को महसूस करें। अब उन घटनाओं को याद करें जो इसके ठीक पहले हुई थीं। आपके बच्चे के जन्म के पहले या उस नौकरी के लिए चुने जाने से पहले आपके जीवन में क्या चल रहा था। शायद आपने गर्भ धारण के महीनों तक की असफल कोशिशें की थीं, या 3 दूसरी नौकरियों के लिए आपको अस्वीकार कर दिया गया था जिनका आपने आवेदन दिया था। अब इसे पूरी कहानी की तरह देखने की कोशिश करें। बुरे से अच्छे तक की चरणबद्ध यात्रा। खुद को इस विचार के प्रति खोल लें
कि वो चुनौतीपूर्ण समय दरअसल उस अच्छी घटना के लिए रास्ता साफ कर रहा था, जिसका अब आप जश्न मना रहे हैं, या उसकी बदौलत आप बाद में आने वाले अनुभव के बारे में ज्यादा खुशी महसूस कर सकते हैं। अब उन चुनौतियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और अपने जीवन की कहानी में उन्हें बुनने के लिए एक एक पल लगाएं। निश्चित रूप से हम अतीत की घटनाओं का सबसे अच्छी तरह से जश्न मनाते हैं जब हम सचमुच चुनौतियों का सामना कर रहे हो, तो खुद को बताना मुश्किल होता है इसका अंत एक अच्छी चीज में हो सकता है। लेकिन हम पीछे के आईने में देखने और अनुभव किए हुए मुश्किल समयों के प्रति कृतज्ञता खोजने का जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग उतनी ही ज्यादा बदलने लगती है। कष्ट और कृतज्ञता के बीच की खाई छोटी होती जाती है और मुश्किल के पलों में हमारे डर की गहनता कम होती जाती है। दीर्घकालीन डरों को दोबारा देखें। दहशत और फ्रीजिंग से निपटने के लिए सांस का इस्तेमाल किया जा सकता है और परिस्थितियों को दोबारा ढाला जा सकता है, लेकिन ये डर संबंधी अल्पकालीन प्रतिक्रियाएं हैं। दो दीर्घकालीन रणनीतियों को नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल होता है, जिनका इस्तेमाल हम डर से पलायन करने के लिए करते हैं। दफन करना और दूर भागना। ये रणनीतियां कैसे काम करती हैं? ये समझने में मेरा एक प्रिय तरीका मकान में आग लगाने की उपमा है। आइए मान लेते हैं कि आप आधी रात को उठते हैं क्योंकि आपके स्मोक डिटेक्टर का अलार्म बजने लगता है। तुरंत ही आपको डर महसूस होता है, जैसा कि आपको होना चाहिए। उस संकेत ने अपना काम कर दिया जो आपका ध्यान खींचना था। अब आप धुएं को महसूस करते हैं, इसलिए आप अपने परिवार और पालतू जानवरों को इकट्ठा करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। सही है, यह डर का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल है। लेकिन क्या हो अगर स्मोक अलार्म सुनने के बाद स्थिति का तुरंत जायजा लेने और अगला तार्किक कदम उठाने के बजाय आप जल्दी से स्मोक डिटेक्टर के पास जाते हैं, उसकी बैटरी हटा देते हैं और फिर बिस्तर पर सोने चले जाते हैं? जैसी आप कल्पना कर सकते हैं, आपकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। लेकिन हम डर के साथ अक्सर यही करते हैं। आकलन करने और प्रतिक्रिया करने के बजाय हम स्थिति से इनकार करते हैं या फिर उसकी ओर ध्यान देना छोड़ देते हैं। संबंध ऐसी जगह हैं जहां हम आमतौर पर बचने के समाधान का इस्तेमाल करते हैं। आइए मान लेते हैं कि आपका अपनी गर्लफ्रेंड से भारी विवाद हो गया। जो हो रहा है उसके बारे में उसके साथ बैठकर बातचीत करने के बजाय आग बुझाना या आप एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं, सुरक्षित तरीके से और शांति से हर एक को घर से बाहर ले जाना, यह सोचने के बजाय आप नाटक करते हैं कि हर चीज ठीक है, जबकि विनाशकारी आग जलती रहती है। जब हम डर से इनकार करते हैं तो हमारी समस्याएं हमारा पीछा करती हैं। वास्तव में वे शायद ज्यादा बड़ी होती रहती हैं और किसी बिंदु पर कोई चीज हमें उससे निपटने के लिए मजबूर कर देगी। जब बाकी हर चीज असफल हो जाती है तो दर्द का संकेत हमारा ध्यान उस समस्या की ओर खींचता है। अगर हम उस संकेत को न समझ पाएं जो हमें समस्या की चेतावनी दे रहा है, तो हमें अंत में समस्या के परिणामों से सीखना पड़ेगा, जो कम वांछनीय होता है। लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करते हैं, हम रुकते हैं, हम आग से निपटते हैं, हम मुश्किल बातचीत करते हैं, तो इसके फलस्वरूप हम ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं। गीता हमें पहला सबक यही सिखाती है कि डर से कैसे निपटें। युद्ध शुरू होने से पहले के पलों में जब अर्जुन डर के वशीभूत है, तो वो इससे भागता नहीं है या इसे दबाता नहीं है, वो इसका सामना करता है। अर्जुन एक बहादुर और योग्य योद्धा है, लेकिन उस पल डर की वजह से वो पहली बार चिंतन मनन करता है। अक्सर कहा जाता है कि जब वर्तमान स्थिति में रहने का डर परिवर्तन के डर से ज्यादा बड़ा होता है, तभी इंसान बदलता है। अर्जुन ज्ञान और समझ की सहायता मांगता है। इस तरह वो अपने डर से नियंत्रित होना छोड़कर इसे समझने की ओर बढ़ जाता है। आप जिससे दूर भागते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहता है। फाइट क्लब उपन्यास के लेखक चक पेलेहन्यूक ने अपनी पुस्तक इनविजिबल मॉन्स्टर्स रिमिक्स में लिखा है, खोजें कि आप सबसे ज्यादा किससे डरते हैं और वहां जाकर रहें। आश्रम के बेसमेंट में उस दिन मैंने अपने अभिभावकों के बारे में अपने गहरे डरों के प्रति खुद को खोला। मुझे शायद ही कभी दहशत या फ्रीजिंग की प्रतिक्रियाओं का अनुभव हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे अंदर कोई डर नहीं थे।
इसका मतलब तो यह था कि मैं उन्हें नीचे दबा रहा था या दफन कर रहा था। जैसा मेरे गुरु ने कहा, जब डर को दफन कर दिया जाता है तो हम इसे जकड़ रहे हैं और इससे हर चीज कसी हुई महसूस होती है, क्योंकि हम उन चीजों के बोझ के तले हैं जिन्हें हमने कभी मुक्त नहीं किया है। चाहे आप उनका दमन करें या उनसे दूर भागें, आपके डर और आपकी समस्याएं आपके साथ रहती हैं और वे संचित होती रहती हैं। हम सोचते थे कि अगर हम पर्यावरण की परवाह किए बिना अपना कचरा जमीन के नीचे दफन कर दें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने सोचा था कि अगर हम इसे देख नहीं सकते या इसकी बदबू सूंघ नहीं सकते तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि जमीन के नीचे दबाए इस कचरे ने हमारी पानी की आपूर्ति को प्रदूषित कर दिया। जमीन के नीचे दफन कचरा आज भी अमेरिका में मानव निर्मित मीथेन गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इसी तरह हमारे डरों को दफन करने से भी हमारे आंतरिक परिदृश्य को अदृश्य नुकसान होता है। इसे आजमाएं, अपने डरों में गोता लगाएं। जैसा हमने आश्रम में किया था, आप भी अपने डरों में गहरा गोता लगाएं। सबसे पहले कुछ सतही स्तर के डर उछलकर सामने आएंगे। अभ्यास करते रहें, खुद से पूछते रहें, मुझे सचमुच किस चीज से डर लगता है। जब आप लगातार ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे ज्यादा बड़े और ज्यादा गहरे डर उजागर होने लगेंगे। ये जवाब आमतौर पर तुरंत नहीं आते हैं। सामान्यतः ऊपरी परतों को पार करके डरों की असली जड़ तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। समय के साथ जब जवाब उजागर हों तो उसके प्रति खुले रहें। हो सकता है कि यह आपके ध्यान लगाते समय या एकाग्रता के सत्र में ना आए। हो सकता है कि जब आप किसी दिन किराना स्टोर में फल चुन रहे हों तभी अचानक आपके दिमाग में कूद पड़े। हमारी मानसिक संरचना ही ऐसी है। डर को स्वीकार करने, इससे निपटने की अपनी आदतों का अवलोकन करने, इन पैटर्नों को बदलने और सुधारने की प्रक्रियाओं से गुजरने का यह नतीजा होता है कि डर के प्रति हमारी धारणा की दोबारा प्रोग्रामिंग हो जाती है। इसके बाद यह पूरी तरह से नकारात्मक संकेत नहीं रह जाता, बल्कि एक तटस्थ संकेत बन जाता है, या यहां तक कि अवसर का सूचक भी। जब हम डर को इसके असली स्वरूप में देखते हैं तो हम धुएं और कहानियों के पार की वास्तविकता को देख सकते हैं। इस तरह हम गहरे और अर्थपूर्ण सत्य को उजागर कर सकते हैं, जिससे हमें ज्ञान और शक्ति मिल सकती है। जब हम अपने मोह या आसक्ति संबंधी डरों को पहचान लेते हैं और अलगाव या अनासक्ति को बढ़ावा देते हैं तो हम स्वतंत्रता और आनंद के ज्यादा एहसास के साथ जी सकते हैं। और जब हम हमारे डर के पीछे की ऊर्जा को सेवा में लगा देते हैं तो हम अभाव के अपने डर को कम कर देते हैं, ज्यादा खुश व संतुष्ट महसूस करते हैं और अपने आसपास के संसार से ज्यादा जुड़ाव भी महसूस करने लगते हैं। डर हमें प्रेरित करता है। कई बार यह हमें अपनी मनचाही चीज की दिशा में प्रेरित करता है, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो कई बार यह हमें अपने सुरक्षित दायरे तक भी सीमित कर देता है। अब हम अपने बुनियादी प्रेरकों को देखेंगे। डर 4 बुनियादी प्रेरकों में से एक है, और यह भी कि हम अपने जीवन को संतुष्टिदायक बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।